कैनाल किरणों की खोज। जैसा कि पिछले टॉपिक में बताया गया था कि जूलियस प्लकर ने विद्युत विसर्जन नली में अति अल्प दाब पर 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विसर्जन कराया था, जिससे उत्पन्न होने वाली किरणों को कैथोड किरणें कहा गया था। बिल्कुल उसी तरह कुछ प्रोसेस किया गया। एक कांच की विद्युत विसर्जन नली ली गई और इस कांच की विद्युत विसर्जन नली में इस बार छिद्रित कैथोड, यानी एक ऐसा कैथोड जिसमें पहले से छेद किया गया हो, छिद्रित कैथोड लगाया गया और इसमें अति अल्प दाब, वही प्रेशर कम करके 0.001 mm ऑफ Hg किया गया था और एक इस पर एनोड लगाया गया। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के नेगेटिव और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया था। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था इसे एनोड कहा गया और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा था उसे कैथोड कहा गया। अतः विद्युत विसर्जन नली में अति अल्प दाब पर छिद्रित कैथोड लगाकर उच्च धारा प्रवाहित किया गया। इन्होंने देखा कि इस बार एनोड के पीछे चिंगारी उत्पन्न होने के साथ साथ कैथोड के पीछे कांच की दीवार पर भी एक प्रकार की चिंगारी उत्पन्न हो रही है। यानी पिछली बार कैथोड किरणों में केवल एनोड के पीछे कांच की दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही थी। इस बार कैथोड के पीछे भी कांच की दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने लगी। अधिक अध्ययन किया गया, बीच में एक मोटे धातु की प्लेट लगाई गई तो पता चला कि जैसे कैथोड से एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं और एनोड के पीछे कांच की दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार एनोड से भी एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं और ये किरणें कैथोड के पीछे जाकर कांच की दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये किरणें कैथोड में किए गए छेद से निकलती हैं और छेद को ग्रीक भाषा में कैनाल कहते हैं, इसीलिए इन किरणों को कैनाल किरणें कहा गया। यानी ये किरणें एनोड से निकलती हैं और एनोड से निकलने के बाद ये चलते हुए आकर कैनाल से यानी कैथोड में किए गए छेद से होकर निकलती हैं। इन्हीं किरणों को कैनाल किरणें कहा गया क्योंकि ये छेद से निकलती हैं। आइए तो देखते हैं कैथोड किरणों, कैनाल किरणों का कुछ गुण, जिनमें सबसे पहला कैरेक्टर है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, यानी बिल्कुल कैथोड किरणों की तरह ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। दूसरा कैरेक्टर है इनका कैथोड किरणों का, कैनाल किरणों का, कि ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। अब तीसरा कैरेक्टर है इनका कि ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। यानी जैसे कैथोड किरणें प्रवाहित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर वो धन क्षेत्र की ओर मुड़ गई थी, उसी तरह ये किरणें भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर ऋण की तरफ मुड़ती हैं। तो ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, चूंकि ये किरणें ऋण क्षेत्र की ओर मुड़ती हैं
बनती हैं, इससे ज्ञात होता है कि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। जब इन्हें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाएगा तो ये किरणें ऋण क्षेत्र की तरफ मुड़ जाएंगी। इनका ऋण क्षेत्र की तरफ मुड़ना यानी ऋण से अट्रैक्ट होना, ये प्रूफ करता है कि ये पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। बाकी अगला कैरेक्टर है कि ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये किरणें धातु की पतली पन्नी को छेद कर आर पार निकल जाती हैं, परंतु एक कैरेक्टर है कि इनकी वेधन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है, क्योंकि कैथोड किरणों को पीछे जाने के लिए यहाँ छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी और इन किरणों को छिद्रित कैथोड लगाया गया, तब वो छेद से होकर पीछे निकली है। तो ये किरणें भी धातु की पतली पन्नी में छेद करती हैं, परंतु इनकी वेधन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। ये किरणें प्रतिदीप्त व तापदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो कैनाल किरणें भी बिल्कुल कैथोड किरणों के समान हैं, लेकिन कुछ गुणों में जैसे वेधन क्षमता उससे कम है और ये नेगेटिव पार्टिकल के बजाय पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इन्हीं किरणों के कणों को आगे चलकर प्रोटॉन नाम दिया गया। इस प्रकार परमाणु के एक सूक्ष्म कण प्रोटॉन की खोज हुई। तो कैनाल किरणों की खोज के बाद अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज, यानी कैथोड किरणों में खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की और कैनाल किरणें यानी धन किरणों में खोज हुई थी प्रोटॉन की। अब बात आती है तीसरे पार्टिकल न्यूट्रॉन की, जो परमाणु का मूल कणों में से एक है। तो न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए रदरफोर्ड ने धातु की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों का बौछार किया। जब अल्फा किरणों की बौछार की गई तो उसमें से एक नए प्रकार की किरणें उत्पन्न हुई। उन किरणों को जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से या फिर विद्युत क्षेत्र से या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया तो वो किरणें बिना मुड़े सीधे निकल गई। ध्यान रहे, कैथोड किरणें धन की तरफ मुड़ी थी, कैनाल किरणें ऋण की तरफ मुड़ी थी, लेकिन ये जो नए प्रकार की किरणें थी ना प्लस की तरफ टर्न हुई और ना ही माइनस की तरफ सीधे निकल गई। इन किरणों का सीधे निकल जाना ये प्रूफ करता है कि ये किरणें बिना किसी आवेश के कणों की बनी होती हैं। इन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होती हैं। इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन नाम दिया गया है। इस प्रकार परमाणु के तीनों मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। अब हम बात करते हैं परमाणु नाभिक की खोज कैसे हुई। चलिए देखते हैं परमाणु नाभिक। परमाणु नाभिक की खोज। परमाणु का नाभिक खुद स्वयं परमाणु के आकार से 10,000 गुना छोटा होता है। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने धातु की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों का बौछार किया। अल्फा किरणों के बौछार करने पर उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कणों का बिना किसी दिशा में मुड़े सीधे निकल जाना ये प्रूफ करता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है, जिसकी वजह से अल्फा कण जो प्रबल धनावेशित अल्फा कण होते हैं वो अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं बिना किसी चीज से टकराए। कुछ अल्फा कण, एक आध अल्फा कण ऐसे थे जिन्हें परमाणु में से गुजारने पर वो अपने पथ से विचलित हो गए, जाना चाहिए था किसी और दिशा में और बीच में जाकर टर्न हो गए। इनका टर्न हो जाना ये प्रूफ करता है कि परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म क्षेत्र में कोई ना कोई प्रबल धनावेशित भाग है, क्योंकि अल्फा कणों पर ऑलरेडी धनावेश होता है
और इनका प्रतिकर्षित होकर के दिशा बदल लेना ये प्रूव करता है कि केंद्र में भी कोई ना कोई धनावेशित भाग है। और अति अल्प अल्फा कण यानी 100 में से लगभग 1 गया और उसी पथ पर लौट आया। अल्फा कण जो 1 मीटर मोटी एल्यूमिनियम की दीवार को बेधने की क्षमता रखते हैं। एल्यूमिनियम सबसे टफेस्ट मेटल है और उस मेटल की 1 मीटर मोटी दीवार को बेध देने की क्षमता रखने वाला अल्फा कण एक पतले कागज जैसे परमाणु से टकराकर वापस लौट गया। ये बात प्रूव करती है कि परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित क्षेत्र है ये बहुत ही प्रबल होता है। इसी प्रबल धनावेशित क्षेत्र को परमाणु का नाभिक कहा गया। इस प्रकार रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किए थे उसके 3 वर्क हुए और तीनों के आधार पर उन्होंने 3 रिजल्ट निकाला। फिर से समझिए, पहला रिजल्ट, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। इनके सीधे निकल जाने से सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। कुछ अल्फा कण केंद्र से अपने पथ को विचलित कर लेते हैं, तो इनका विचलित होना प्रूव करता है कि परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म क्षेत्र में कोई ना कोई धनावेशित भाग होता है। और कुछ अल्फा कण अति अल्प अल्फा कण जाना और वापस उसी पथ पर लौट आना ये प्रूव करता है कि केंद्र में स्थित यह धनावेशित भाग बहुत ही प्रबल होता है। इसी भाग को परमाणु का नाभिक कहा गया। इस प्रकार परमाणु के तीनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और तथा साथ में परमाणु के नाभिक की खोज हुई।